ही इजलास बुलाया गया और उसका एजेंडा जो था वो सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन था। इधर से उठकर हमला होता है और इजलास की कार्रवाई चलने नहीं दी जाती। उसके बाद एक और तारीख की अनाउंसमेंट की जाती है और एडवोकेट जनरल पंजाब जो कि लीगल स्पोक्समैन होता है किसी भी सूबाई हुकूमत का, सुप्रीम कोर्ट में वो बयान देता है कि इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक किए जाएंगे। और आप सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेटमेंट थी पंजाब हुकूमत की, आप उसकी पासदारी करते हुए आते हैं और ऐवान के दरवाजे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पर बंद कर दिए जाते हैं। डिप्टी स्पीकर जो है उसके अख्तियारात वापस ले लिए जाते हैं। आपने तो एक आईनी फरीज़ा अदा करने के लिए इजलास तलब किया। स्पीकर साहब, ये तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती और आज फिर एक दफा तीसरी मर्तबा ये ऐवान इकट्ठा हुआ कि लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। ये सब मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान रोज़ा रखकर सुबह यहाँ पर 9:30 से बैठे हुए हैं। जब हम लॉबी में बैठे हुए हमें पता लगा कि आपको निशाना बनाया गया है, आपके रोस्ट्रम पर आकर ज़दोकोब किया गया और मैं समझता हूँ कि ये आप पर हमला नहीं है, इस ऐवान के तकद्दुस पर हमला है। और अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह ने आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। स्पीकर साहब, वक्त गुजर जाते हैं लेकिन किरदार याद रह जाते हैं। मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या कस्टोडियन ऑफ द हाउस जिसने हल्फ लिया है इस ऐवान के तकद्दुस की पासदारी का, आइन की पासदारी का, क्या ये हल्फ इतना कमजोर है खुदा न खास्ता कि जब उनको अपनी हार नजर आए तो वो इसी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ऊपर ऐवान के दरवाजे बंद करा दें, असेंबली सील करा दें, आप पर हमला कराएं? मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अंदर जितने भी अरकान बैठे हैं उनके तवस्सुत से स्पीकर साहब, आज आपने जिस तरह से अपना फर्ज बहादुरी से अदा किया, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवस्सुत से जनाब चेयरमैन आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ आपकी बहादुरी को। हर तरह से आपको ज़िच किया गया, आपके अहकामात को नहीं माना गया, हाई कोर्ट ने बुलाकर आपको आपके इख्तियारात वापस दिए, उसके बावजूद आज आइन कानून का तीसरी मर्तबा मजाक किया गया। लेकिन कौम 15 दिन परेशान
हैजानी कैफियत में गिरफ्तार थी, लेकिन आज सब चीज़ों के बावजूद, जनाब चेयरमैन, सब चीज़ों के बावजूद आज जमहूरियत की फतह हुई है खुदा के फजल से। ये मेरी फतह नहीं है, ये हम सब की इस ऐवान में बैठे एक एक रुकन की फतह हुई है अल्लाह के फजल करम से। स्पीकर साहब, मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अपने तमाम वर्कर्स, पार्टी अरकान, हमारे मोअज़्ज़िज़ इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा साहब, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, मलिक असद खोखर साहब, राहे हक पार्टी के मुआविया आजम साहब, जुगनू मोहसिन साहिबा, जहरा बतूल साहिबा, उज़मा कारदार साहिबा, मोहसिन अता खोसा साहब, अहमद अली औलक साहब, राजा सगीर साहब, फ़िदा हुसैन वट्टू साहब, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। गुजारिश इतनी है, आप भी इस सूबे के वासी हैं। 4 साल पहले स्पीकर साहब, बतौर ऑपोजिशन लीडर इसी ऐवान के बाहर जब हम काली पट्टियां बांधकर मुत्तहिदा ऑपोजिशन हसन मुर्तज़ा साहब, हमने तमाम तर धांधली ज़दा इलेक्शन के जमहूरियत की गाड़ी को चलता रखने के लिए हल्फ लिया, तो मैंने कहा था कि इमरान नियाज़ी साहब, हम धांधली से हमारा इलेक्शन चुराया गया, शायद ये कौम धांधली ज़दा इलेक्शन के जख्म भूल जाए अगर आप नून लीग ने जितना परफॉर्म किया उससे आप 10 उसका फीसद भी आप परफॉर्म कर लें। और हमने साथ दिया, हम इस ऐवान में बैठे। स्पीकर साहब, मेरे रुफ़का ने, मेरे कायदीन ने इस जमात के यहाँ बैठे हैं, सलमान रफ़ीक साहब, हाफिज़ मियाँ नौमान साहब, शाहिद अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये अलीम खान साहब, इन सब ने जेलें काटी, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ मुकदमे बनाए गए। मैं यहाँ पर 22 महीने बतौर कैदी प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर इस ऐवान में पेश होता रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा वक्त आता है, अल्लाह के करम से चला जाता है। लेकिन स्पीकर साहब, मैं आज आपके तवस्सुत से पूछना चाहता हूँ इमरान नियाज़ी साहब से कि आपने इस कौम के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया, आज लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, 50 लाख घर का इस गरीब कौम से आपने वादा किया। 50 लाख घर क्या बनने थे जनाब चेयरमैन? आते ही गरीब का झोंपड़ा, गरीब का ठेला इसलिए गिरा दिया गया कि वो नाजायज तजावुजात हैं। इसी असना में बनी गाला का महल जो नाजायज तजावुजात थे उसको लाखों में रेगुलराइज करा दिया गया और गरीब का ठेला गिरा दिया गया। ये कौन सी रियासत मदीना की बात करते हैं? स्पीकर साहब,
5.8% ग्रोथ रेट थी 2018 में जब मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार छोड़ा। 3 से 4% इन्फ्लेशन रेट था। और आप जानते हैं कि ये 5.8 जो फीसद ग्रोथ रेट था वो ज़मीन बोस होकर 0 पे आ गया। वही 3-4% जो इन्फ्लेशन रेट था वो 12% पर आ गया। और ये मैं नहीं कह रहा, बरतानिया का जो जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसने कहा कि पाकिस्तान इज द थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये स्पीकर साहब, चीनी का बहरान आता है, इस कौम की माओं बहनों बेटियों को लाइनों में लगना पड़ता है। और न्याजी साहब कहते थे कि ये माफिया है। आटे का ये सूबा जो कि वाफर गंदम पैदा करता था और दूसरे सूबों को भी फराहम करता था, उस सूबे के अंदर ऐसा शदीद बहरान पैदा किया गया कि आटे के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ा। कोरोना आता है तो पैनाडोल की दवाई जो है वो नापैद हो जाती है। जब जब भी बहरान आए, इमरान न्याजी साहब ने कहा कि ये माफिया की कारिस्तानी है। ये माफिया कौन है स्पीकर साहब? ये कौन से माफिया हैं जो कि आम दुनिया में 20 से 25% इन्फ्लेशन हुई और हमारी यहाँ पर बैड गवर्नेंस की वजह से, लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से 60 से 70% जो है महंगाई आई। बिजली 61% इन लोगों ने महंगी की। गैस 167% महंगी हुई। और जो बिजली था वो 8 रुपए का यूनिट जो है वो आज 27 रुपए का हो गया है। हद ये है स्पीकर साहब, परसों ये बात वाज़े हुई कि सिर्फ लैक ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वजह से 7,000 मेगावाट बिजली जो है वो ग्रिड में नहीं आ रही, वो प्लांट्स बंद पड़े। मैं स्पीकर साहब सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि IMF के पास नहीं जाना था, खुदकुशी करनी थी। 6 महीने इंतजार कराया गया, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इसी इसरा में 3 वजीर खजाना तब्दील हो गए और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, उनका कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। और फिर हमने 38 से 40% को रुपए की कदर कम कर दी और फिर IMF के घुटनों में जाकर बैठ गए। कर्जे लिए जाते हैं लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। इस मुल्क के साथ तजुर्बे किए गए, खिलवाड़ किया गया। इंतशार स्पीकर साहब, आज आपने खुद देख लिया कि इस कुर्सी के साथ क्या सलूक किया गया। ये बैठे हैं मेरे सारे साथी, किन गालियों से, गलीज़ गालियों से इनको नवाजा गया। यहां पर हमारी खवातीन बैठी, किस तरह से इन पर हमला करवाया गया। टॉक शोज पर बदतमीजी, बद अखलाकी का सबक दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा गलीज गालियां देता है उसको शाबाशी दी जाती है कि तुम मेरे टाइगर हो। क्या इस तरह से पाकिस्तान चलेगा? फिर हर चीज पर झूठ बोला जाता है, हर एक को गद्दार कहा जाता है। भरे जलसों में इस मुल्क के दोस्तों को ललकारा जाता है। कभी एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है, कभी यूरोपियन यूनियन को धमकाया जाता है। जनाबे चेयरमैन, ये ग्लोबल विलेज है दुनिया। हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ तजारती ताल्लुकात हैं। चाइना के मंसूबों को कहा गया आते ही कि करप्शन ज़्यादा है। वो दोस्त जो हम हमेशा ऑल वेदर फ्रेंड है, उसको नाराज किया गया। चाइना नाराज हुआ।
तो ये फॉरेन पॉलिसी में भी अनाड़े आ गई। और जब मैं आपके सामने ये फिगर्स पेश कर रहा हूं महंगाई के, तो वज़ीर आज़म साबिक ने कहा कि मुझे कौम ने आलू और प्याज के रेट के लिए इलेक्ट नहीं किया। तो क्या आपको यहां पर कोई बादशाहत के लिए इलेक्ट किया गया था? स्पीकर साहब, मैं आज पाकिस्तान की आवाम को और बिलखसूस पंजाब की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज मैं इन दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे आज अल्लाह की मेहरबानी के बाद कायदे ऐवान से के तौर पे इलेक्ट किया। वहीं पर मैं अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूं और मैं सदर जमात मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूं, अपनी जमात का मशकूर हूं जिसने एक कारकुन पर एतमाद का इजहार किया। और मैं आज पंजाब की आवाम को ये बताना चाहता हूं कि ये हमज़ा शहबाज आज भी एक कारकुन है। मेरा सियासी सफ़र जनाब चेयरमैन 1993 में शुरू हुआ, जब पहली मर्तबा मुझे जेल भेजा गया। मैं उस वक़्त गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था और 6 महीने मैंने जेल काटी। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 1 साल ज़ाया हुआ। लोगों की बेल होती है, लोगों के अपना जो है वो केस जो है वो बरियत होती है। मेरी क्वाशमेंट हुई इस बिना पर कि ये तो इसकी उम्र नहीं थी जेल जाने की, इसकी उम्र नहीं थी मुकदमे भुगतने की, तो इसको आपने जेल मारा। तो मेरा केस क्वाश हुआ था कि ये अंडर एज है। स्पीकर साहब, उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया। 10 साल ना मेरा भाई था, ना मेरा वालिद था, ना कोई मशवरा देने वाला था। 10 साल मैंने यहाँ पर एक यरगमाली के तौर पर गुजारा और उसी असना में मेरे दादा वफ़ात पा गए, उनकी मैयत आई। इन्हीं कांधों पर एक वाहिद फैमिली मेंबर था जिसने अपने दादा को लहद में उतारा। कोई दूसरा ना भाई था ना बाप था कि उस वक्त मेरे साथ मेरे दादा को लहद में उतारता। मेरे वालिद को कैंसर का मूजी मर्ज लाहक हुआ। अमेरिका में वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि हमज़ा शहबाज, मैं तुम्हारा बड़ा इंतज़ार करता रहा, अगर मैं ज़िंदा ना लौटा तो तुम्हें अपने बहन भाइयों का बाप बनना है। आज भी वो ख़त रोज़ मैं पढ़ता हूँ, अपनी सुबह का आगाज़ करता हूँ। तो स्पीकर साहब, वक्त आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से गुजर जाते हैं। फिर 22 महीने जेल काटी, 10 साल मैं मेंबर नेशनल असेंबली रहा, 4 साल अब अल्लाह के फजल व करम से अपनी पार्टी की और अल्लाह की मदद से ऑपोजिशन लीडर रहा। तो 29 साल का ये एक तवील सफ़र है और आज 29 साल के तवील सफ़र की मुसाफत तय करने के बाद मैं अपने दोस्तों को, अपनी पंजाब की आवाम को बताना चाहता हूं कि मुझे कायदे ऐवान कहलाने से ज़्यादा एक वर्कर कहलाने पे आज भी नाज है। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, इस सूबे में जो कि तरक्की कर रहा था, मेरिट के असूलों की बुनियाद पर अफसरान का पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती थी, वज़ीर आला खुद जो है वो डीसी और एसी की इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे, रिपोर्टें मुरतब होती थी।
कहीं पर कई वाकया हुआ था, शहबाज शरीफ खुद पहुंचते थे। आज स्पीकर साहब, सानिया साहिवाल हुआ, मैं उस बच्ची के घर गया। मेरी भी एक बच्ची है, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। स्पीकर साहब, मुझे आज भी उस बच्ची के आंसू नहीं भूलते। उसने कहा, अंकल हमज़ा, मैंने उनको कहा कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बाबा को गोली मत मारो, मैं अपने बाबा को यहाँ से ले जाती हूँ, मेरी मामा को गोली मत मारो। हमज़ा अंकल, उन्होंने मेरे सामने मेरे बाबा को गोली मार दिया। उस बच्ची की जो आंखों में जो बेबसी थी स्पीकर साहब, आज तक जब उसको मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मोटरवे का वाकया हुआ, खातून का रेप हो गया और वो जो सीसीपीओ था उसने कहा कि ये खातून का कसूर है, ये इतनी रात को क्यों निकली। और वफाकी वज़रा की टीम आ गई कि जी ये तो बड़ा अजीम सीसीपीओ है जिसकी अपना जो है वो करतूतें हैं। वो अब आज मैं गिनवाना शुरू करूं तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। सेफ सिटी, जहां पर आज हम शहर लाहौर में बसते हैं स्पीकर साहब, दिन दिहाड़े डाके पड़ते हैं, रेप होते हैं। 18 अरब का मंसूबा जो कि पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने लगाया, उसके 30% कैमरे बंद पड़े हैं, आज भी बंद पड़े। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं आपसे क्या बताऊं। शर्म आती है कि निचली सतह की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई और सरकारी अफसर हो, रेट ऐवान वज़ीर आला में तय होते, कैश पर अपना जो है वो सारी बातचीत होती है और ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं। ये पढ़ते हैं सारे लोग। ये गैलरी में बैठे मेरे जो अपना बुजुर्ग मेरे बहन भाई बैठे हैं, रोज अखबार में होता है जी इतने दर्जन लोग जो हैं वो ट्रांसफर हो गए, 5 आईजी बदल दिए गए, 6 चीफ सेक्रेटरीज बदल दिए गए। और आज सूबे की हालत देखकर तकलीफ होती है। यानी आप कोई बड़ा मंसूबा नहीं बना सके, भाई कूड़ा ही उठा लेते, जो कि बड़े शानदार तरीके से टर्की के साथ मिलकर हमने अपना जो है एग्रीमेंट किया, उसी को आगे चला लेते। उसको मशीनों को कब्जे में ले लिया, तुर्क जो हमारे भाई हैं उनको नाराज किया, और आज इस लाहौर शहर की सफाई का कोई पुरसाने हाल नहीं। स्पीकर साहब, वैसे तो आपके साउथ में तैयब अर्दवान हॉस्पिटल बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, खुदा का शुक्र है। बहावलपुर में शानदार कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना है। यहाँ पर KPLI जो किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है। यहाँ के गरीब लोग जो अपने प्यारों के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्बेसियों में धक्के खाते थे, अपने घर बेचकर पैसे इकट्ठे करके बाहर जाते थे। हमने बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया, और चेयरमैन साहब वो डॉक्टर्स हैं जिनके अपने जहाज थे, वो वहां पर काम कर रहे थे, सिर्फ इस मुल्क की प्यार की खातिर वो सब कुछ छोड़कर यहां पे आए। उस मंसूबे को ठप कर दिया गया क्योंकि ये शहबाज शरीफ का मंसूबा था। मुझे आप बताएं स्पीकर साहब कि क्या शहबाज शरीफ का मंसूबा होने की वजह से इस गरीब आवाम को तकलीफ दी गई, इसको इलाज और मुआवजे से महरूम किया गया, जहां पर कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो चुके थे। कैंसर की दवाइयां अस्पतालों में आम दवाइयां मुफ्त मिला करती थी। अब हेल्थ कार्ड भी होता है गरीब आदमी के पास, डॉक्टर कहता है जाओ पहले अपनी जेब से दवाइयां लेके आओ, फिर हम तुम्हारा इलाज करेंगे। ये कोई इमरान नियाजी की राम कहानी नहीं मैं आपको सुना रहा चेयरमैन साहब, ये हकाइक हैं, ये तल्ख हकाइक हैं। ये खिलवाड़ इस सूबे के साथ हुआ है। और मैं यहां पे बताता चलूं
कि मैं कोई बड़े बड़े दावे करने नहीं आया, मैं अपने साथ कोई खिलाड़ी का नाम लगाकर प्लस करने नहीं आया। मैं खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ का कारकुन हूं, शहबाज शरीफ का बेटा हूं। दिन रात एक करूंगा, इस आवाम की खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ इत्तेहादियों को ये भी कहना चाहूँगा कि ये बड़ा नादिर मौका है। मेरी एक नाकिस राय है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मैं समझता हूँ कि 74 साल की तारीख़ में ऐसे हालात नहीं हुए चेयरमैन साहब। मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, बंद गलियों में लोगों का हाल पूछने जाता हूँ। आज स्पीकर साहब घरों में फाके हैं। आज रात को बच्चे दूध ना होने की वजह से रोते हैं। माँ बाप के पास झूठी तसल्लियाँ देने के अलावा बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ से आप भी माल रोड से गुजरते हैं, मुख्तलिफ रोड से गुजरते हैं। दिहाड़ीदार सुबह बैठते हैं चलाती धूप में, रात को जब घर जाते हैं बच्चे भूखे कपड़े नोचते हैं कि अबू खाना कहाँ है। तो उस गरीब आदमी के आंसू टपकते हैं, उसके कलेजे में छुरियां चलती हैं जब अपने भूखे बच्चों को कुछ नहीं दे सकता। आप भी किसी के बेटे हैं, जब किसी की माँ दर्द से कहराती है, बेटे का दिल करता है कि अपना दिल चीर कर अपनी माँ के कदमों में रख दे, लेकिन उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं है। स्पीकर साहब, आज इस सूबे में घरों में ये हालात व वाक़यात हो रहे हैं। ये ऐसी नौबत क्यों आई? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। स्पीकर साहब, मैं आपके तवस्सुत से इस ऐवान को बताना चाहता हूँ, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, रिज़्क़ देने वाला है, ज़िंदगी मौत के फ़ैसले वो रब करता है। लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ हमेशा ये मांगी कि अल्लाह मियाँ मुझे अपनी मखलूक की खिदमत का मौका देना, किस तरह देना है वो तेरी मर्जी है। क्योंकि अल्लाह मियाँ मैं समझता हूँ कि जो इंसान तेरी मखलूक की खिदमत करता है, अगर एक गवाही भी क़यामत वाले दिन सच्ची पड़ गई तो अल्लाह कहेगा कि इसको बख्श दो, क्योंकि ये मेरी दुखी मखलूक के काम आता था। अगर सियासत में खिदमत के ज़रिए अल्लाह राज़ी हो जाए, दुनिया में मिलेगी और आखिरत में मिलेगी। ये सियासत की मैं अल्लाह से दुआ करता था। मैंने कभी कायदे ऐवान बनने के लिए दुआ नहीं की। मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ। जहाँ पर मैं आज शुक्र अदा करता हूँ, उधर उसी सांस एहसास ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस करता हूँ। आज जिस दौराहे पे ये मुल्क खड़ा है, जिस मुश्किल में ये आवाम है, महंगाई ने गरीब आदमी का भुरकस निकाल दिया है, बेरोजगारी ने घरों में डेरे डाले हुए हैं। मैं अपने इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूं और मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान में हर तरफ इंतशार है। कौमी असेंबली में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कहता है कि इलेक्शन कराओ। रात के 12 बजे तक असेंबली का दुनिया में मजाक बनाया जाता है और फिर एक नोटिफिकेशन के जरिए कहा जाता है कि देखें ये मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है। मैं आपको बताऊं चेयरमैन साहब, इस सूबे में एक नाअहल शख्स को वज़ीरा लगाकर इस सूबे के खिलाफ साजिश हुई है। इस सूबे के साथ खिलवाड़ किया गया है। लोकल बॉडीज जो कि रीढ़ की हड्डी हुआ करता है चेयरमैन साहब, बरतानिया में जहां जहां जमहूरियत तरक्की करती है वहां पर लोकल बॉडीज मजबूत तरीन इदारा है। इससे कुछ और तो नहीं बन पड़ा। 58,000 इलेक्टेड मेंबर्स को स्पीकर साहब एक जुम्बिश कलम के जरिए इन्होंने चलता किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया। कोरोना जैसी वबा आई, क्या
करिया करिया गांव गांव जो हमारी लोकल बॉडीज के यूनियन काउंसिल्स, वार्ड्स, हम बेहतरीन कारकर्दगी कर सकते थे, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। तो मैं इंशाअल्लाह, मुझे हर के पास चल के जाना पड़ा, मैं जाऊंगा, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर इस मुल्क ने आगे चलना है चेयरमैन साहब, तो बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम को सूबे में मुतारिफ कराना होगा, और इसके लिए मैं सबके साथ बैठूंगा और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा मरबूत बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे। मैं ये भी कहता चलूं कि मुझे आज खुशी नहीं है कि इस ऐवान की कारकर्दगी जो है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यहाँ पे आना पड़ा। जब डिप्टी स्पीकर का गला दबाया जाएगा, उसको अपना जो है नोचा जाएगा, उसको गिराया जाएगा, वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर चला जाएगा, तो फिर आइन और कानून की पासदारी के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा। तो आज जो पुलिस ने किरदार अदा किया है, मैं उनको भी शाबाश देता हूं। स्पीकर साहब, मैं एक पाकिस्तानी हूं, बाद में मैं लीडर ऑफ द हाउस हूं। मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से, आपके तवस्सुत से पंजाब की आवाम को ये बताना चाहता हूं, बहुत इंतकाम हो गया, बहुत बद अखलाकी हो गई, बहुत एक दूसरे के गिरबान हमने पकड़ लिए। आज जो कुछ ऐवान में हुआ, ये इस कौम का मसला नहीं है। कौम अमन चाहती है, कौम के बच्चे भूखे हैं, रात को लोग अपनी माओं की दवाई नहीं ला सकते, उनको रात को नींद नहीं आती कि मां बीमार है, बाप का सीना छलनी है कि उसके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। बिजली के बिल आते हैं तो घरों में क़यामत ढाते हैं, गैस के बिल, गैस तो वैसे ही आती नहीं है, बिल आते हैं, लोग ज़हनी मरीज बन चुके हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से इस ऐवान को गवाह बनाकर एक कारकुन के नाते ये कहना चाहता हूं कि इंतकाम का सफ़ा आज से हमने फाड़ दिया है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। हम इस सूबे की खिदमत के लिए, आम अवाम के भलाई के लिए अपनी कमर कसकर मैदान अमल में निकलेंगे, और अल्लाह की मदद से अगर अवाम का भला हो जाए, इस सूबे का भला हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि यही बेहतरीन इंतकाम हुआ करता है जमहूरियत के अंदर। लेकिन स्पीकर साहब, आपने भी चले जाना है, मैंने भी यहां पर कायदे अवान बनकर सारी जिंदगी यहां नहीं बैठे रहना। लेकिन आज मैं अपने साथियों को कह रहा था, अपने इत्तेहादियों को, अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान को कह रहा था, मैंने कहा आज 3 दफ़ा ये जो इलेक्शन के लिए ऐवान में इजलास मुनक्किद हुआ, जिस तरह इस ऐवान को ताले लगाए गए, ये ऐवान की तदीन और आराइश हुई है, नया ऐवान बना है। भाई ऐसे शानदार ऐवान का क्या फ़ायदा कि उसी शानदार ऐवान में आज आइन और कानून का कत्ल हुआ है। मैं आपके तवस्सुत से, हमारे इत्तेहादी बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम नया स्पीकर इलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस ऐवान की मदद से जो इस कुर्सी का आपके साथ जो हुआ, हमें ऐवान की इन हाउस कमेटी बनानी चाहिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस साजिश में, ये साजिश आपके खिलाफ नहीं है, ये साजिश हमजा शहबाज के खिलाफ नहीं है, ये साजिश जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, ये आइन के खिलाफ साजिश है। इसकी भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस ऐवान को चाहिए कि उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए ताकि दोबारा ऐसा तमाशा इस सूबे में बपा ना हो सके। स्पीकर साहब,
आवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और एहसास ज़िम्मेदारी है। मेरे मुअज़्ज़िज़ अरकान बैठे हैं, मेरे इत्तेहादी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आज सिर्फ ये बताऊँ कि हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह अवाम की हुकूमत होगी। मैं ख़ुद एक सियासी कारकुन हूँ, अवाम में रहता हूँ, इसलिए अवाम को और हमारे हुकूमत के दरमियान जो गैप है उसको हम ख़त्म करेंगे, अवाम के अंदर घुल मिल जाएंगे। और ये एहसास ही यहाँ पे तो सानिया साहिवाल हो जाता है, दिन दिहाड़े कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, डाके पड़ते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इंशाअल्लाह आज के बाद अल्लाह ने चाहा तो इस सूबे को पता लगेगा कि अल्लाह के बाद यहाँ पर इस सूबे का कोई वाली वारिस है इंशाअल्लाह ताला। तरक्की का जो सफ़र हमने 2018 में जो टूटा था वहीं से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और अपना जो है वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, स्पीकर साहब, पुलिस अफसर होगा इंशाअल्लाह। अच्छे पुलिस अफसरों का इंतखाब करेंगे ताकि इस सूबे में अमन आए। अच्छे ब्यूरोक्रेट्स लेके आएंगे ताकि वो परफॉर्म करें। मैं सबको साथ लेके चलूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ करप्शन के कई केसेस बने, यहां पर बैठे कायदीन के खिलाफ करप्शन के केसेस बने। निकला क्या 4 सालों में? नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने कहा कि हमने 22 महीने बेलाग तहकीकात की शहबाज शरीफ के खिलाफ, कुछ नहीं निकला, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकली, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। लेकिन स्पीकर साहब, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आज जो आपके साथ हुआ इसका हिसाब इस दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। लेकिन मुझे कहने दीजिए, ये मुकाफात अमल है। अल्लाह की लाठी घूमती है, वक्त का पहिया घूमता है। आज वही लोग जो चोर डाकू का नारा लगाते थकते नहीं थे, आज सिर्फ तोशा खाने का हिसाब मांगा है इस कौम ने। और 14 करोड़ का हिसाब नहीं दिया जा रहा। और जवाब क्या मिलता है? सिफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ओ भाई, आप अपना सुपर पावर को कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, यूरोपियन यूनियन को आप ललकारते हैं, आप कहते हैं जी अमेरिका ने साजिश की है। और जब अपनी तलाशी की बारी आती है तो आप कहते हैं जी कि सफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है 7 साल से ये मौसूफ कहते थे ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। और भाई 4 साल हमने तलाशी दी, आपके अपने साथियों ने तलाशी दी, जहांगीर तरीन ने, अलीम खान ने तलाशी दी। अब फॉरेन फंडिंग केस में आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आपने टी बॉयज के नाम पैसे मंगवाए, आपने एफबीआर में अपना टैक्स रिकॉर्ड छुपाया, आपने स्टेटमेंट में अपने अकाउंट छुपाए अपने दस्तखतशुदा कागज के जरिए। तो इंशाल्लाह 1 महीने में फैसला आएगा। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कहता था कि कौम जब ये जाएंगे तो ऐसे ऐसे करप्शन की दास्तानें आएंगी, कौम अपनी उंगलियां मुंह में दबाकर हैरान होगी कि ये क्या कारस्तानियां इन्होंने की हैं। तो स्पीकर साहब, हम इंतकाम नहीं लेंगे, कानून अपना रास्ता बनाएगा। और इंशाअल्लाह ताला जिसने भी इस कौम का पैसा लूटा है, जिसने भी इस कौम से हकाइक छुपाए हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा। और अवामी अदालत सबसे बड़ी अदालत है, उसमें जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दूसरा स्पीकर साहब, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों को हम इंशाअल्लाह फ़ाल करेंगे। इसने अपना जो है ना, गरीब आदमी जब सुबह उठता है ना तो उसकी बीवी उसके पास जो है ना वो ले आती है कि जी ये अपना जो है ना ये मेरा ख़र्चा है। और उसको अपना जो है ना समझ नहीं आती कि मैं बच्चों का खर्च पूरा करूं, उनकी तालीम के पैसे अदा करूं, बिजली का बिल अदा करूं या घर का खर्चा चलाऊं। तो इंशाअल्लाह हम बेहतरीन लोगों को प्राइस कंट्रोल कमेटियों में शामिल करेंगे। ये मुअज़्ज़िज़ अरकान सूबाई असम्बली हर ज़िले में, शहर में जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। और इंशाअल्लाह अगर हम
आवाम को ये एहसास दिला दें कि उनकी महंगाई के दुख में हम बराबर के शरीक हैं, आवाम भी राज़ी होगी और अल्लाह भी राज़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, फूड अथॉरिटी, बिल्कुल मिलावट शुदा माल मिलता है। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट फूड अथॉरिटी बनाई, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। और आज स्पीकर साहब, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि डायलिसिस, जिसको अपना जो है वो आम आदमी के लिए हमने बड़ा सस्ता बनाया था, आज डायलिसिस मशीनें जो हैं अस्पतालों में ख़राब पड़ी हैं, सीटी स्कैन मशीन्स ख़राब पड़ी हैं। इंशाअल्लाह ताला ये किडनी के जो लोग अपना जो डायलिसिस आजकल नहीं करा रहे, उसको इंशाअल्लाह ताला हमारी तरजीह होगी कि हर ज़िले में, हर शहर में, जहाँ जहाँ पर भी अस्पतालों में डायलिसिस मशीन है, उनको हम फिलफौर ठीक कराएं, ताकि डायलिसिस के पेशेंट जो हैं उनको